चलिए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। 1.16 स्ट्रेस सिस्टम। स्ट्रेस सिस्टम को समझने के लिए पहले हम देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ प्लेन्स, या फिर आसान भाषा में समझने के लिए नेमिंग ऑफ प्लेन्स। तो स्ट्रेसेस तो आपको पता है कि इंटरनल स्ट्रेसेस कैसे जनरेट होती हैं। किसी एक बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रही है, उसकी वजह से इंटरनल फोर्सेस जनरेट होती हैं, और वो इंटरनल फोर्सेस को अगर एरिया से डिवाइड कर दिया जाए, या फिर उनका डिस्ट्रीब्यूशन जिस तरह का भी होगा फोर्सेस का, उस तरह से इंटरनल स्ट्रेसेस जनरेट हो जाती हैं बॉडी के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि एक एरोप्लेन था, और ये एरोप्लेन का एक विंग है, और इस विंग के ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट हमने यहाँ पर कंसीडर किया। लेट अस सपोज ये वाला छोटा सा एलिमेंट यहाँ पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ, और इस छोटे से पॉइंट पर, एक छोटे से एलिमेंट के ऊपर अगर मुझे स्ट्रेसेस को एनालाइज करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट को मैं अलग से ड्रॉ करूंगा। तो इस एलिमेंट को एक क्यूबिकल फॉर्म में ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके ऊपर जितनी पॉसिबल स्ट्रेस आ सकती हैं वो तो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम प्लेन का नाम डिसाइड करते हैं कि किस तरह से रखते हैं। सो लेट अस से दिस इज एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, एंड दिस इज जेड डायरेक्शन। तो अगर आप ये वाला प्लेन देखोगे, इस प्लेन के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर बना दूं, तो ये परपेंडिकुलर आ जाएगा पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में। तो क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में आ रहा है, इस प्लेन का नाम ही हो गया पॉजिटिव एक्स प्लेन। तो प्लेन को तो समझना बहुत ही आसान है। अब आप खुद से बताओ कि ये वाला प्लेन जो होगा, ये ऊपर वाला प्लेन, ये वाला प्लेन क्या नाम होगा इसका। इसके ऊपर अगर मैं नॉर्मल बना दूं, तो ये पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस प्लेन का नाम हो जाएगा पॉजिटिव वाई प्लेन। सिमिलरली अगर मैं ये वाला प्लेन देखूं इधर पर, ये वाला जो प्लेन है, तो इस प्लेन के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा, तो ये नेगेटिव एक्स की डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस प्लेन का नाम हो जाएगा नेगेटिव एक्स प्लेन। इसी तरह से ये वाला प्लेन हो जाएगा, ये नीचे वाला प्लेन, ये हो जाएगा नेगेटिव वाई प्लेन। और ये वाला प्लेन जो आपको सामने से दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉजिटिव जेड की तरफ जा रहा है। तो इसके ऊपर अगर हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर जाएगा पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में, तो इस प्लेन का नाम हो जाएगा पॉजिटिव जेड प्लेन। और इसके जस्ट पीछे वाला प्लेन हो जाएगा नेगेटिव जेड प्लेन। तो आई होप नोमेनक्लेचर ऑफ प्लेन्स तो आपको समझ में आ गया। तो अगर आपको नोमेनक्लेचर समझ में आ गया है, तो आप ये बताइए कि ये वाला जो रेड कलर से मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला प्लेन कौन सा है। तो इस प्लेन के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊंगा, तो ये पीछे की डायरेक्शन में जाएगा, तो ये नेगेटिव जेड की डायरेक्शन में जा रहा है। सो दिस इज नेगेटिव जेड प्लेन। चलिए अब आप बताइए कि ये वाला जो ग्रीन कलर से मैं शेड कर रहा हूँ, ये वाला प्लेन कौन सा है। तो इस प्लेन के ऊपर अगर आप परपेंडिकुलर बनाएंगे, तो ये पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में जाएगा। सो दिस प्लेन इज पॉजिटिव वाई प्लेन। तो यहाँ पर इस क्यूबिकल एलिमेंट के ऊपर हमारे पास 6 प्लेन होंगे। एक तो हो जाएगा पॉजिटिव एक्स प्लेन, एक हो जाएगा नेगेटिव एक्स प्लेन, एक हो जाएगा पॉजिटिव वाई प्लेन, एक हो जाएगा नेगेटिव वाई प्लेन, एक हो जाएगा पॉजिटिव जेड प्लेन, और एक हो जाएगा नेगेटिव जेड प्लेन। तो ये 6 के 6 जो प्लेन्स हैं वो हमने यहाँ पर शो भी कर दिए हैं इस डायग्राम के अंदर। तो आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बना लेना। चलिए, तो स्ट्रेस सिस्टम के अंदर अब हम शुरू करते हैं 3D स्ट्रेस सिस्टम। तो 3D स्ट्रेस सिस्टम को समझने के लिए वापस से हम इस एरोप्लेन की ब्लेड पर चलते हैं। तो इस एरोप्लेन की ब्लेड पर एक छोटा सा पॉइंट चूज किया था यहाँ पर, और इस पॉइंट को हमने एक क्यूबिकल एलिमेंट के फॉर्म में ड्रॉ कर लिया। तो वो क्यूबिकल एलिमेंट ये रहा। अब वहां पर उस पॉइंट पर जो भी स्ट्रेसेस आ रही थी, उनको हम इस क्यूबिकल एलिमेंट के ऊपर शो कर सकते हैं। तो आप देखो, इस क्यूबिकल एलिमेंट के ऊपर 6 फेसेस हैं। एक एक करके सारे फेसेस को देखते हैं। तो अगर मैं इस वाले फेस पे देखूं, ये पॉजिटिव एक्स फेस के ऊपर देखूं, तो जो भी स्ट्रेस आ रही होगी उनका अगर मैं रिजल्टेंट बनाऊं, तो रिजल्टेंट किस तरह से आ सकता है। तो हमारे पास 3 डायरेक्शंस होती हैं, एक्स, वाई और जेड, और कोई भी स्ट्रेस आ रहा होगा उसको रिजोल्व किया जा सकता है इन 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में। तो स्ट्रेस किसी भी डायरेक्शन में हो, लेकिन मैं रिजोल्व कर सकता हूं इन डायरेक्शंस में। तो अगर इस फेस के ऊपर मुझे स्ट्रेस देखना है, तो स्ट्रेस हो सकता है कि इस तरह से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा हो। इस फेस के ऊपर हो सकता है स्ट्रेस इस तरह से पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में जा रहा हो सकता है स्ट्रेस इस तरह से पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में जा रहा हो। तो इस फेस के ऊपर मुझे 3 डायरेक्शन में 3 स्ट्रेस कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं किसी और फेस के ऊपर भी देखूं, मान लो इस वाले फेस के ऊपर देख रहा हूं, तो भी मुझे 3 कंपोनेंट मिल जाएंगे। एक ये कंपोनेंट मिल जाएगा जो पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहा है, एक इस तरह से कंपोनेंट मिल जाएगा जो पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है, और एक इस तरह से कंपोनेंट मिल जाएगा जो पॉजिटिव जेड की तरफ जा रहा है। और अगर मैं पॉजिटिव जेड फेस के ऊपर भी देखूंगा, तो यहां पर भी मुझे 3 स्ट्रेस कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। एक पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में जाता हुआ, एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जाता हुआ, और एक पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाता हुआ। अब क्योंकि हम इस स्ट्रेस एलिमेंट को इक्विलिब्रियम में कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां पर जो पॉजिटिव एक्स वाला कंपोनेंट होगा,
और यहाँ पर जो नेगेटिव एक्स वाला कंपोनेंट होगा ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो इस वाले नेगेटिव एक्स वाले कंपोनेंट को लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 6 के 6 फेसेस पर लिखने लग जाऊंगा तो वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा, डायग्राम नीट एंड क्लीन नहीं बनेगा। बाकी के 3 फेसेस के ऊपर भी इनके अपोजिट डायरेक्शन वाले कंपोनेंट्स ही आ जाएंगे, तो उनको अभी के लिए हम नहीं लिख रहे हैं। कि ये जो प्लस एक्स वाला प्लेन था, इसके ऊपर एक्स डायरेक्शन में ये जो कंपोनेंट लग रहा है स्ट्रेस का, इस स्ट्रेस को मैं कह सकता हूं कि ये नॉर्मल स्ट्रेस है, ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन से। सो दिस इज नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं सिग्मा से। इसी तरह से आप ये देख सकते हो कि ये वाला जो स्ट्रेस कंपोनेंट है जो वाई की डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस प्लेन के ऊपर पैरेलली एक्ट कर रहा है, टेंजेंशियल एक्ट कर रहा है, तो ये शेयर स्ट्रेस वाला कंपोनेंट हो जाएगा। इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ टाउ से, और सिमिलरली ये वाला भी टाउ से रिप्रेजेंट कर दिया जाएगा। और इसी तरह से बाकी के प्लेन्स के ऊपर भी जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी मैं नेमिंग कर देता हूँ। अब ये वाला जो स्ट्रेस कंपोनेंट है, जो नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट है, ये पॉजिटिव एक्स प्लेन के ऊपर लग रहा है। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए, सारे के सारे प्लेन्स के ऊपर जो स्ट्रेसेस लग रहे हैं इनको डिफरेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पर x लिख दे रहा हूँ। ये वाला स्ट्रेस कंपोनेंट y वाले प्लेन पर लग रहा है और ये वाला स्ट्रेस कंपोनेंट z वाले प्लेन के ऊपर लग रहा है, तो इनको इस तरह से x y z लिख दिया। अब ये जो सिग्मा x लग रहा है यहाँ पर, ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? दिस इज गोइंग इन डायरेक्शन ऑफ x, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स एक्स। ये वाला जो स्ट्रेस कंपोनेंट है ये y की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो गया सिग्मा वाई वाई। और ये वाला जो स्ट्रेस कंपोनेंट है ये z प्लेन पे ही लग रहा है और z की डायरेक्शन में ही जा रहा है, तो ये हो गया सिग्मा जेड जेड। इसी तरह से अगर मैं इस वाले स्ट्रेस कंपोनेंट को देखूं, शियर स्ट्रेस वाला, तो ये एक्स प्लेन पर लग रहा है, एक्स लिख दिया। ये वाला भी एक्स प्लेन पे लग रहा है, एक्स लिख दिया। लेकिन ये जा रहा है ऊपर वाला, ये y की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो जाएगा टाउ एक्स वाई। और ये वाला जा रहा है z की डायरेक्शन में, तो इसको लिख दिया मैंने टाउ एक्स जेड। तो यहां पर हम ये देख सकते हैं कि इन स्ट्रेस कंपोनेंट्स को नेमिंग कैसे की जा रही है। जैसे अगर सिग्मा है, मान लो नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो पहला जो x दिखा रहा है, ये लेटर दिखा रहा है, ये किस प्लेन पर एक्ट कर रहा है, और दूसरा जो x है ये वाला डायरेक्शन को दिखा रहा है कि ये स्ट्रेस कंपोनेंट किस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो भी नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स होंगे उनमें तो ये दोनों सेम रहेंगे, लेकिन शियर स्ट्रेस कंपोनेंट में ये दोनों सेम नहीं रहेंगे। तो शियर स्ट्रेस कंपोनेंट में कैसे हो जाएगा? मान लो टाउ एक्स वाई है, तो टाउ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये शियर स्ट्रेस है, ये x रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किस प्लेन के ऊपर एक्ट हो रहा है, और ये y रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस तरह से हम स्ट्रेसेस की नेमिंग कर लेते हैं। तो बाकी के जो स्ट्रेस कंपोनेंट्स है मेरे ख्याल से आप आसानी से बता पाओगे। ये वाला रहा टाउ, ये टाउ लग रहा है y प्लेन के ऊपर और ये जा रहा है x डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा टाउ yx। ये वाला जो शियर स्ट्रेस कंपोनेंट है ये y प्लेन पर लग रहा है, लेकिन ये z की डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये हो जाएगा टाउ yz। सिमिलरली ये वाला जो शियर स्ट्रेस कंपोनेंट है ये टाउ z प्लेन के ऊपर लग रहा है, पॉजिटिव z प्लेन पे, और ये जा रहा है पॉजिटिव y डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा टाउ zy। अगेन ये z प्लेन पर लग रहा है लेकिन ये जा रहा है x की डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा टाउ zx। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमने इन शियर स्ट्रेस कंपोनेंट्स और नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स की नेमिंग किस तरह से की है। तो यहाँ पर हमें टोटल कितने स्ट्रेस कंपोनेंट्स दिखाई दे रहे हैं? इसमें आप अगर गौर करो तो आपको 3 तो नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई और सिग्मा जेड जेड। और यहाँ पर हमें 6 शियर स्ट्रेस कंपोनेंट्स दिखाई देंगे, टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई एक्स, टाउ वाई जेड, टाउ जेड वाई और टाउ जेड एक्स। ये 6 शियर स्ट्रेस कंपोनेंट्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये डायग्राम बना लेना और फिर इसके बाद जो मैं पॉइंट लिखा रहा हूं वो आप लिख लेना। सो राइट डाउन, इन अ 3D स्ट्रेस सिस्टम अ टोटल ऑफ 9 stresses आर एक्टिंग, आउट ऑफ विच 3 stresses आर नॉर्मल स्ट्रेसेस एंड रिमेनिंग 6 stresses आर शियर स्ट्रेसेस। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं शियर स्ट्रेसेस ऑन पैरेलल प्लेन्स, शियर स्ट्रेसेस ऑन म्यूचुअली पैरेलल प्लेन्स। तो देखो अब हम सिर्फ और सिर्फ शियर स्ट्रेसेस देखने जा रहे हैं, और शियर स्ट्रेसेस में भी सिर्फ वो वाली शियर स्ट्रेसेस जो एक दूसरे के पैरेलल प्लेन्स पे एक्ट कर रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि इस प्लेन के ऊपर यहाँ पर इस तरह से शियर स्ट्रेस एक्ट हो रही है और इस पर इस तरह से शियर स्ट्रेस एक्ट हो रही है। अब मान लिया कि यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यहाँ पर इसकी डायरेक्शन ऊपर है, तो ये वाली डायरेक्शन डेफिनेटली नीचे ही होगी। तो चलिए ये वाली जो शियर स्ट्रेस है इसको लिख लेते हैं टाउ एक्स वाई, और ये वाली जो शियर स्ट्रेस है इसको लिख लेते हैं अभी के लिए टाउ डैश। तो ये दोनों प्लेन पैरेलल प्लेन है और इनके ऊपर ये वाली शियर स्ट्रेसेस हमने लिख ली हैं। अब इनके बीच का रिलेशनशिप समझना है। तो रिलेशनशिप समझना बहुत ही आसान है इस केस में। हमें सिंपली क्या करना है, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 कर देना है। क्योंकि ये दोनों वाई डायरेक्शन में एक्ट हो रही हैं तो इनकी वजह से कुछ ना कुछ फोर्सेस जरूर होंगी वाई डायरेक्शन में,
और अगर ये एलिमेंट इक्विलिब्रियम में है तो समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो फोर्सेस में कन्वर्ट करने के लिए हमको एरिया की जरूरत पड़ेगी, और एरिया के लिए हमको इस क्यूबिकल एलिमेंट, या अभी मान लेते हैं ये क्यूबॉइड है, क्यूबिकल नहीं मानते हैं, क्यूबॉइड मान लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा जनरल केस ले लेते हैं। तो क्यूबॉइड वाला जो एलिमेंट है इसकी हम डायमेंशंस लिख लेते हैं। सो लेट अस से ये वाली डायमेंशन ए है, ये वाली डायमेंशन बी है, और ये वाली डायमेंशन सी है। अब अगर समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 करना है तो ऊपर की डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई की तरफ वाली फोर्सेस को पॉजिटिव मान लेते हैं। तो टाउ एक्स वाई इंटू एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा ए सी। सो टाउ एक्स वाई इंटू ए सी, ये हो जाएगा प्लस साइन के साथ, और ये टाउ डैश ये माइनस साइन के साथ आ जाएगा। सो माइनस टाउ डैश इंटू इस वाले का भी एरिया हो जाएगा ए सी। सो टाउ डैश इंटू ए सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बहुत ही आसानी से हमें पता चल गया कि टाउ डैश जो आएगा वो टाउ एक्स वाई के बराबर ही आएगा, और जो डायरेक्शन हमने अज्यूम की थी वो डायरेक्शन भी यही रहेगी। सो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ गया है दूसरे वाले फेस पे, पैरेलल वाले फेस पर, और दो पैरेलल फेसेस जो हैं उनके ऊपर भी टेस्टिंग कर लेते हैं। एक ये ऊपर वाला फेस और एक ये नीचे वाला फेस। ऊपर वाले फेस पे मान लेते हैं कि इस तरह से शियर स्ट्रेस एक्ट कर रही है, और नीचे वाले फेस पर इस तरह से। तो इसका नाम बताओ जरा आप। टाउ सबसे पहले तो आएगा y क्योंकि ये y प्लेन पर है, और फिर आएगा x क्योंकि ये x डायरेक्शन में है, और ये वाला भी टाउ वाई एक्स आ जाएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। लेकिन अभी के लिए इसको हम टाउ डबल डैश लिख देते हैं। और अब इन दोनों ऊपर नीचे वाली शेयर स्ट्रेसेस के बीच में रिलेशनशिप को देखने के लिए हम समीशन एफ एक्स इक्वल टू 0 कर देते हैं, क्योंकि ये दोनों एक्स डायरेक्शन में एक्ट हो रही हैं। तो यहाँ से अगर लिखें तो प्लस टाउ वाई एक्स ऊपर वाली पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और इनटू एरिया कर देते हैं इस फेस का, तो इसका एरिया हो जाएगा बी इंटू सी, और माइनस क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन में जा रहा है नीचे वाला, सो माइनस टाउ डबल डैश इंटू एरिया हो जाएगा अगेन बी सी इज इक्वल टू 0। तो यहां से भी बहुत ही आसानी से आ गया है टाउ डबल डैश किसके बराबर हो जाएगा, टाउ वाई एक्स के बराबर। तो यानी कि कंक्लूड करके हम ये लिख सकते हैं कि जो पैरेलल फेसेस के ऊपर शियर स्ट्रेसेस होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होती हैं। तो इन दोनों पैरेलल फेसेस के ऊपर भी जो शियर स्ट्रेस एक्ट करेंगी वो इक्वल एंड अपोजिट होंगी, और इन दोनों पैरेलल फेसेस के ऊपर भी इक्वल एंड अपोजिट होंगी। सो राइट डाउन द कंक्लूजन, शियर स्ट्रेसेस ऑन पैरेलल फेसेस विल बी इक्वल एंड अपोजिट। चलिए आगे चलते हैं। शियर स्ट्रेसेस ऑन पैरेलल प्लेन्स देख लिया, अब हम शियर स्ट्रेसेस ऑन परपेंडिकुलर प्लेन्स देखते हैं। ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर शियर स्ट्रेसेस एक्ट करती हैं इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस भी कहते हैं। सो ब्रैकेट में आप लिख लो कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। तो देखो पहले की तरह फिर से हमने क्यूबिकल एलिमेंट बनाया, और इस क्यूबिकल एलिमेंट के ऊपर यहाँ पर शियर स्ट्रेस बना देते हैं। मान लो ये शियर स्ट्रेस की डायरेक्शन इधर पर ऊपर की तरफ है, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये शियर स्ट्रेस है तो टाउ, क्योंकि ये एक्स प्लेन पे एक्ट कर रहा है तो एक्स, और क्योंकि ये वाई डायरेक्शन की तरफ जा रहा है तो वाई, तो इसका नाम हो जाएगा टाउ एक्स वाई। अब इसके इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल प्लेन्स का अभी अभी हमने देखा था कि पैरेलल प्लेन पे इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू भी टाउ एक्स वाई के बराबर ही होगी, लेकिन ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगा, तो ये हो गया टाउ एक्स वाई। अब अगर ये वाला शियर स्ट्रेस इस तरह से ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है, इस प्लेन पे कैसा शियर स्ट्रेस आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा ये हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी के लिए मान लेते हैं, और अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ आया तो इसका साइन आ जाएगा प्लस, और अगर मान लो नेगेटिव एक्स की तरफ एक्ट कर हुआ तो इसका साइन अपने आप ही आ जाएगा माइनस। तो इसको इस तरह से बना दिया, तो ये हो जाएगा टाउ, क्योंकि ये शियर स्ट्रेस है, वाई प्लेन पर एक्ट कर रहा है और एक्स डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा टाउ वाई एक्स। सिमिलरली अब इसके पैरेलल प्लेन पे यहाँ पर नीचे इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा, तो ये पीछे की डायरेक्शन में आ जाएगा, ये हो जाएगा टाउ वाई एक्स। तो इस तरह से ये जो ऊपर और नीचे वाले प्लेन्स की डायरेक्शन है ना, ये हमने अभी एज्यूम कर रखी है, अभी हमें पक्का नहीं पता क्या है, वो कैलकुलेशन के बाद आएगी। तो अब देखो यहाँ पर समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 तो कर नहीं सकते, वो दो कंडीशंस तो ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुकी हैं, और उनकी वजह से हमें ये मिल गया है कि यहाँ की जो शियर स्ट्रेस है वो इसके बराबर हो गई है, और ये वाली जो शियर स्ट्रेस है वो इसके बराबर हो गई है। लेकिन इन दोनों के बीच का आपस का रिलेशन नहीं पता, या फिर कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का आपस का रिलेशन नहीं पता। तो जो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स की स्ट्रेसेस है ना, उनके आपस का रिलेशनशिप अभी पता नहीं है। तो हमारे पास अभी एक इक्विलिब्रियम कंडीशन और बची है, और वो है समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट z एक्सेस इक्वल टू 0। तो अब हम ये वाली लाइन लेते हैं, ये रेड लाइन, और इसको हम z एक्सेस मान लेते हैं, और इस z एक्सेस के अबाउट हम मोमेंट इक्वल टू 0 कर देते हैं।
सो लेट अस से समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट दिस z एक्सिस इक्वल टू 0। डायमेंशंस पहले की तरह ही लिख लेते हैं, ये a, ये b और ये c। तो मोमेंट अबाउट z निकालने के लिए सबसे पहले इन स्ट्रेसेस को हमें फोर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मोमेंट आएगा और उन सारे के सारे मोमेंट्स का समेशन करके इक्वल टू 0 कर देंगे। तो शुरुआत करते हैं इससे। तो ये वाला स्ट्रेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फोर्स बन जाएगा। तो ये हो जाएगा टाउ वाई एक्स इंटू एरिया, यहां पर हो जाएगा b इंटू सी, और इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से हो गया a। यहां पर मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज पॉजिटिव है, ठीक है, ये हम कुछ भी ले सकते हैं। सो क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान लिया एंड एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा नेगेटिव। तो ये तो था पॉजिटिव, इसको देख चुके हैं हम। अब टाउ एक्स वाई पे आते हैं। टाउ एक्स वाई की वजह से एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। सो माइनस टाउ एक्स वाई इंटू एरिया, एरिया क्या है, ये वाला एरिया हो जाएगा AC, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, ये हो जाएगा b। तो देखो यहां पर ये जो शेयर स्ट्रेस एक्ट कर रही है टाउ बाय एक्स को इस एरिया से मल्टीप्लाई किया तो ये फोर्स बन गई, और ये फोर्स की डायरेक्शन भी इधर ही आ जाएगी, इस डायरेक्शन में। और इस लाइन के अबाउट अगर हम इस फोर्स का मोमेंट देखेंगे तो ये इसको क्लॉकवाइज इस तरह से घुमाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर देखा जाए टाउ वाई एक्स, तो टाउ वाई एक्स इंटू एरिया कर देंगे तो ये फोर्स बन जाएगी, और इस फोर्स का इसी लाइन ऑफ एक्शन के अबाउट हमें मोमेंट लेना है। तो इस फोर्स का डिस्टेंस तो 0 हो गया, क्योंकि ये इसी लाइन ऑफ एक्शन से ही जा रहा है। इस लाइन से इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो चुका है 0, तो इसका कोई भी मोमेंट नहीं आएगा। सिमिलरली जो ऊपर से ये वाली टाउ एक्स वाई आ रही है, ये भी इस तरह से आ रही है, इसी लाइन के अबाउट आ रही है, तो ये इसी लाइन से ही क्रॉस कर रही है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इससे 0 हो गया, तो इन दोनों की वजह से कोई भी मोमेंट आएगा नहीं। तो हमारी इक्वेशन बन गई टाउ वाई एक्स इंटू बी सी इंटू ए माइनस टाउ एक्स वाई इंटू ए सी इंटू बी इक्वल टू 0। अब यहां से कॉमन क्या क्या आ जाएगा, देखो ए बी सी दोनों में है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो ये ए बी सी ऊपर और नीचे दोनों से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास बचा टाउ वाई एक्स इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई। तो यानी कि यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस जो है वो भी इक्वल आ गई हैं, और डायरेक्शन भी वही है जो हमने शो की हुई है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर इस लाइन की तरफ आप देखो या इस पॉइंट की तरफ आप देखो, तो दोनों ही टुवर्ड्स ईच अदर आ रही हैं। टाउ एक्स वाई और टाउ वाई एक्स दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। अगर आप इस लाइन के हिसाब से देखोगे तो टाउ एक्स वाई ऊपर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे से अवे जा रही हैं, इस लाइन से दोनों दूर जा रही हैं। अगर इस लाइन पे देखोगे तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स वाली जो स्ट्रेसेस हैं, एक ये रही और एक ये रही, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। और इस वाली लाइन पर देखोगे तो जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन वाली स्ट्रेसेस हैं, एक ये रही और एक ये रही, ये दोनों एक दूसरे से अवे जा रही हैं। जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन वाली स्ट्रेसेस हैं, या तो एक दूसरे की तरफ आ रही हैं या एक दूसरे से अवे जा रही हैं। तो इनको हम इसी तरह से लिख लेंगे। इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं, इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, और इस पॉइंट पर दोनों एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सो आइदर दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर और टुवर्ड्स ईच अदर। और ऑब्वियसली ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सोचो कि ये इस डायरेक्शन में है और ये भी इस डायरेक्शन में है, तो दोनों का सेंस ऑफ रोटेशन सेम हो जाएगा, और ये इस एलिमेंट को घुमा डालेंगे तो ये एलिमेंट इक्विलिब्रियम में नहीं रह जाएगा। तो ये चीज किस वजह से आई है, ये मोमेंट इक्विलिब्रियम की कंडीशन से आई है। ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स के ऊपर स्ट्रेसेस एक्ट कर रही हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस। तो चलिए इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। राइट डाउन शियर स्ट्रेसेस ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स acting towards or opposite to each other are called complementary shear stresses and they are equal in magnitude. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ मोमेंट इक्विलिब्रियम। चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि ये शियर स्ट्रेसेस का साइन कन्वेंशन कैसा होगा। सो राइट डाउन साइन कन्वेंशन ऑफ शियर स्ट्रेसेस। तो पहले तो मैं सिंपली आपको बस लिखवा देता हूं और फिर इसके बाद मैं समझा दूंगा, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आप 3 कॉलम बना लो, प्लेन, डायरेक्शन और साइन, और यहां पर इस तरह से लिख लो, प्लेन में प्लस, डायरेक्शन में प्लस, साइन में प्लस, प्लेन में माइनस, डायरेक्शन में माइनस, साइन में प्लस, प्लेन में प्लस, डायरेक्शन में माइनस, साइन में माइनस, प्लेन में माइनस, डायरेक्शन में प्लस, साइन में माइनस। तो अभी आप ये लिख लो और अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो अभी इसको 2D एलिमेंट के एग्जांपल से समझा लेते हैं, ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। अब मान लेते हैं शियर स्ट्रेसेस कुछ इस तरह से एक्ट कर रही हैं कि ये वाले प्लेन के ऊपर इस डायरेक्शन में है। अब यहां पर अगर ऊपर की डायरेक्शन में है तो इसके पैरेलल वाले प्लेन पर नीचे की डायरेक्शन में होगा।
समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, और मोमेंट कंडीशन से आ जाएगा कि ये एक दूसरे के तरफ होंगी, तो ऊपर वाली स्ट्रेस कंपोनेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ होगी और नीचे वाली नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ। तो इस तरह से स्ट्रेस एलिमेंट्स आ जाएंगे। इन स्ट्रेसेस की वजह से इस एलिमेंट का जो डिस्टॉर्शन होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये स्ट्रेसेस इस एलिमेंट को इस तरह से डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। मन में विजुअलाइज करके देखो कि ये वाली स्ट्रेस यहाँ पर और ये वाली स्ट्रेस यहाँ पर, तो ये वाली स्ट्रेस यहाँ, ये वाली स्ट्रेस यहाँ, ये दोनों मिलके इसको ऐसे करके ना खींचने की कोशिश कर रहे होंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे, और ये वाली स्ट्रेस यहाँ पर, ये वाली स्ट्रेस यहाँ पर, ये दोनों मिलके यहाँ पर खींचने की कोशिश कर रहे होंगे। तो जब ये दोनों इसको इस तरह से खींचने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से एक पुलिंग इफेक्ट आ रहा है और यहाँ से ऐसे पुशिंग इफेक्ट आ रहा है, तो इसका जो रिजल्टेंट बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है कि यहाँ से ये कंप्रेस हो रहा है और यहाँ से ये खिंच रहा है। तो एलिमेंट इस तरह का होने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो सारी की सारी स्ट्रेसेस देखी है हमने, इनका इफेक्ट इस एलिमेंट के ऊपर सेम आ रहा है। तो ये सारी की सारी या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या सारी की सारी नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि एलिमेंट के ऊपर जो इफेक्ट आ रहा है इनका अलग अलग इफेक्ट नहीं आ रहा है, इन सब का इफेक्ट सेम आ रहा है। सेम ही तरीके से ये एलिमेंट को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। तो देख लेते हैं कि ये सारी की सारी पॉजिटिव होंगी या ये सारी की सारी नेगेटिव होंगी। अब ये वाला प्लेन बताया था मैंने कि ये पॉजिटिव एक्स प्लेन है, और इसकी डायरेक्शन आप देखो तो ये है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो पिछले पेज पे मैंने दिखाया था कि जब प्लेन भी पॉजिटिव है और डायरेक्शन भी पॉजिटिव है तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यानी ये दोनों मिलके बता रहे हैं कि shear स्ट्रेस इज पॉजिटिव। चलिए यहां पर देख लेते हैं, ये वाली पॉजिटिव वाई प्लेन है ये, तो ये पॉजिटिव वाई प्लेन हो गया, और ये डायरेक्शन जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, सो दिस इज इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो अगेन दो प्लस प्लस मिलके क्या हो गया है, पॉजिटिव shear स्ट्रेस। अब ये वाले प्लेन पर चलते हैं, दिस इज नेगेटिव एक्स प्लेन, और ये जो डायरेक्शन है दिस इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन। तो नेगेटिव एक्स प्लेन और नेगेटिव वाई डायरेक्शन दो माइनस माइनस होके क्या हो रहा है, नेगेटिव प्लेन नेगेटिव डायरेक्शन, तब भी ये साइन पॉजिटिव ही आ रहा है। तो इसका कंक्लूजन भी आया पॉजिटिव shear स्ट्रेस। यहां पर देख लेते हैं, दिस इज नेगेटिव वाई प्लेन एंड दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, और ये दो माइनस माइनस मिलके क्या हो रहा है, पॉजिटिव shear स्ट्रेस। तो ये वाली जो shear स्ट्रेस एक्ट कर रही है इस तरह से, दिस इज पॉजिटिव। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसका जस्ट उल्टा एग्जांपल। तो पिछले वाले के कंपैरिजन में यहां पर जो स्ट्रेसेस एक्ट हो रही हैं, shear स्ट्रेसेस, ये जस्ट अपोजिट हैं, और यहां पर देख लेते हैं कि ये नेगेटिव आना चाहिए फिर उसके हिसाब से। तो देख लेते हैं सारी की सारी नेगेटिव आ रही हैं कि नहीं आ रही। तो ये पॉजिटिव एक्स प्लेन है और ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। तो एक प्लस और एक माइनस मिलके कैसा स्ट्रेस बनता है, जब एक प्लस है और एक माइनस है तो ये नेगेटिव साइन बनता है। तो चाहे प्लेन माइनस हो और डायरेक्शन प्लस हो तब भी नेगेटिव आएगा, या फिर प्लेन प्लस और डायरेक्शन माइनस हो तब भी नेगेटिव shear स्ट्रेस आएगा। तो एक प्लस और एक माइनस, यहां पर एक प्लस हो गया है एक माइनस हो गया है, दिस इज नेगेटिव shear स्ट्रेस। सिमिलरली आप यहां पर देख सकते हो, ये पॉजिटिव वाई प्लेन है और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव shear स्ट्रेस। यहां पर देखा जाए तो नेगेटिव एक्स प्लेन और पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, तो एक प्लस और एक माइनस, नेगेटिव shear स्ट्रेस। यहां पर नेगेटिव वाई प्लेन और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है, तो ये आ गया नेगेटिव shear स्ट्रेस। तो सारे के सारे जो shear स्ट्रेसेस हैं यहां पर सब के सब नेगेटिव ही दे रहे हैं। सो दिस shear स्ट्रेस इज नेगेटिव shear स्ट्रेस। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हमने ये प्लस माइनस माइनस प्लस ये सब क्या लिखा था। इसको और आसानी से याद करने के लिए आप मल्टीप्लिकेशन रूल देख सकते हो कि अगर दो प्लस क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आंसर भी आता है पॉजिटिव क्वांटिटी, दो नेगेटिव क्वांटिटीज को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तब भी आता है आंसर पॉजिटिव क्वांटिटी, और अगर एक प्लस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए एक माइनस से तो नेगेटिव क्वांटिटी आएगा। तो ये प्रोडक्ट रूल आप समझ सकते हो, ये याद रखने के लिए आपको आसानी होगी। तो आई होप ये shear स्ट्रेस के डायरेक्शंस भी आपको क्लियर हैं। चलिए आगे चलते हैं 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स। तो 3 डायमेंशनल में हमारे पास जितने भी स्ट्रेस कंपोनेंट्स थे क्या क्या थे, 3 तो नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट थे और 6 shear स्ट्रेस कंपोनेंट्स थे। तो टोटल मिला के 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स हो गए थे हमारे पास। इन 9 स्ट्रेस कंपोनेंट्स में से 3 थे नॉर्मल स्ट्रेस कंपोनेंट और 6 थे shear स्ट्रेस कंपोनेंट्स। इनको रिप्रेजेंट करने का एक कन्वीनियंट तरीका भी है कि इनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 3D स्ट्रेस मैट्रिक्स कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये ऊपर वाला पार्ट में अभी रब कर दे रहा हूं। तो देखो यहाँ पर रोज में हम रिप्रेजेंट करते हैं प्लेन। तो पहली रो में आ जाएगा एक्स प्लेन की स्ट्रेसेस, दूसरे रो में आ जाएगी वाई प्लेन की स्ट्रेसेस, और तीसरी रो में आ जाएंगी जेड प्लेन की स्ट्रेसेस। और कॉलम्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शंस। तो ये हो जाएगा एक्स डायरेक्शन, ये हो जाएगी वाई डायरेक्शन की स्ट्रेसेस, और यहां पर आ जाएंगी जेड डायरेक्शन की स्ट्रेसेस। तो एक्स प्लेन के ऊपर एक्स डायरेक्शन में ही जो स्ट्रेस एक्ट कर रही है वो नॉर्मल स्ट्रेस है,
ये सिग्मा एक्स एक्स है। एक्स प्लेन के ऊपर जो वाई डायरेक्शन में है, तो एक्स प्लेन पहले आ गया एक्स, और वाई डायरेक्शन ये हो गया टाउ एक्स वाई। और इसी तरह से एक्स प्लेन के ऊपर जेड डायरेक्शन में जो है टाउ एक्स जेड। आप इसको वेरीफाई कर सकते हो जो हमने सबसे शुरुआत में फिगर बनाया था उससे भी। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में एक्स प्लेन के ऊपर है सिग्मा एक्स एक्स, एक्स प्लेन के ऊपर वाई डायरेक्शन में है टाउ एक्स वाई, और एक्स प्लेन के ऊपर जेड डायरेक्शन में है टाउ एक्स जेड। तो ये एक्स वाले प्लेन के ऊपर जितनी भी स्ट्रेसेस थी वो सारी की सारी हमने लिख ली हैं। अब वाई प्लेन की लिखेंगे और फिर जेड प्लेन की स्ट्रेसेस लिखेंगे। तो वाई प्लेन के ऊपर अगर एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस एक्ट कर रही है तो वो शेयर स्ट्रेस हो जाएगी। तो टाउ वाई प्लेन पर एक्स डायरेक्शन में, वाई प्लेन पर वाई की ही डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो वो नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगी सिग्मा वाई वाई। और वाई प्लेन के ऊपर अगर जेड डायरेक्शन में है तो ये टाउ वाई जेड। सिमिलरली यहां पर आ जाएगा टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई और सिग्मा जेड जेड। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो डायगोनल रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस डायगोनल इज रिप्रेजेंटिंग दी नॉर्मल स्ट्रेसेस, और बाकी की जितनी 6 स्ट्रेसेस बची हैं वो सारी की सारी शियर स्ट्रेसेस हैं। तो अगर कोई पूछे कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट्स कितने आएंगे, तो टोटल स्ट्रेस कंपोनेंट्स तो हमेशा 9 आएंगे। लेकिन अगर कोई पूछे कि किसी भी एलिमेंट के ऊपर इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट्स कितने आएंगे, तो इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट्स 6 आएंगे। अब ये 6 कैसे आएंगे जरा ये समझते हैं। तो यहां पर आप देखो कि आपको पता है कि टाउ वाई एक्स और टाउ एक्स वाई एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस हैं। टाउ जेड एक्स और टाउ एक्स जेड एक दूसरे के बराबर हैं क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस हैं। और सिमिलरली टाउ जेड वाई और टाउ वाई जेड बराबर हैं क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस हैं। तो अगर आपको ये ऊपर वाले 3 ना दिए जाएं तब भी आपको ये 3 पता ही रहेंगे क्योंकि ये नीचे वाले 3 के बराबर हैं। या फिर आपको नीचे वाले 3 ना दिए जाएं तो भी ये नीचे वाले 3 आपको पता रहेंगे क्योंकि ये ऊपर वाले 3 के बराबर ही हैं। तो अगर इंडिपेंडेंट 6 स्ट्रेस कंपोनेंट्स दे दिए जिसमें 3 नॉर्मल स्ट्रेस दे दिए और 3 शियर स्ट्रेस कंपोनेंट दे दिए तो भी आपको सारे के सारे स्ट्रेसेस पता हैं, राइट। अब एक और बात कि अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिया जाए, ट्रांसपोज कर दिया जाए तो वो भी ओरिजिनल मैट्रिक्स के बराबर ही होगा क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। डायगोनल के अबाउट सारे के सारे एलिमेंट्स सिमेट्रिकल हैं, इक्वल हैं, तो ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स हो गई। और सिमेट्रिकल मैट्रिक्स के केस में आपको पता है कि मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का ट्रांसपोज दोनों सेम ही होते हैं। तो ये 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, लिख लेते हैं जल्दी से। राइट डाउन एज कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस आर इक्वल। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ट्रांसपोज ऑफ स्ट्रेस मैट्रिक्स इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स, ब्रैकेट में लिखो सिंस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिकल। नेक्स्ट पॉइंट, टू डिफाइन स्टेट ऑफ स्ट्रेस इन अ 3D एलिमेंट 6 इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड। देख लेते हैं कौन कौन से इंडिपेंडेंट स्ट्रेस कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हो जाएंगे। सबसे पहले तो सिग्मा एक्स एक्स जरूरी है, सिग्मा वाई वाई ये भी जरूरी है, सिग्मा जेड जेड ये भी जरूरी है। अब टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स, तो इन दोनों में से कोई भी मिल जाए काम चल जाएगा। फिर टाउ एक्स जेड इज इक्वल टू टाउ जेड एक्स, इन दोनों में से कोई भी मिल जाए तो काम चल जाएगा। और फिर टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड एक्स, ये शायद मेरे पीछे छुप गया होगा, दोबारा लिख देता हूं, टाउ वाई जेड इज इक्वल टू टाउ जेड एक्स। सो दीज आर द 6 independent stress components that are required to define state of stress completely। state of stress का मतलब क्या होता है कि उस एलिमेंट के ऊपर जितनी भी स्ट्रेसेस हैं सारी की सारी पता चल जाए। तो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब आज की क्लास के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं। एक नोट पॉइंट है तो नोट आप जल्दी से लिखो, स्ट्रेस इज अ टेंसर क्वांटिटी। तो स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी है। अब ये क्या नई चीज आ गई, तो टेंसर क्वांटिटी को समझने के लिए पहले स्केलर और वेक्टर एक बार समझ लेते हैं फिर टेंसर समझ लेंगे। तो स्केलर क्वांटिटी जैसे आपको पता है वेट, वेट में अगर आपको स्पेसिफाई करना है सब कुछ तो आपको बस एक मैग्नीट्यूड बताने की जरूरत है कि मेरा वेट 70 किलो है या मेरा वेट 75 किलो है या 102 किलो है। तो आपको बस मैग्नीट्यूड एक बताने की जरूरत है और वेट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। वेट के लिए आपको डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है, किस प्लेन पे एक्ट कर रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू मेंशन द मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी क्या हो गई, इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विद ओनली मैग्नीट्यूड। एग्जांपल लिख लो, वेट, डिस्टेंस, स्पीड, वॉल्यूम एटसेट्रा। अब चलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज पे। तो वेक्टर क्वांटिटी इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी है जिसमें अकेला मैग्नीट्यूड डिफाइन करने से काम नहीं चलेगा, आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स है, अब मैं कह दूं इसके ऊपर 4 किलो न्यूटन की फोर्स सेट कर रही है, तो अगला सवाल आपका ऑब्वियसली ये होगा कि
किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। तो वेक्टर क्वांटिटीज वो हैं जहां पर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना जरूरी हो जाता है। तो लिख लेते हैं जल्दी से। इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी विद बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल में लिख लो फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एटसेट्रा। अब फाइनली चलते हैं हम टेंसर क्वांटिटी के ऊपर। तो स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए हमको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ी थी। एक तो यहां पर हम मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे कि ये 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ये 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, क्या है। मैग्नीट्यूड के बाद प्लेन भी डिफाइन करना पड़ेगा कि किस प्लेन के ऊपर एक्ट कर रहा है, और प्लेन के बाद फिर हमें डायरेक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये तीन चीजें जब डिफाइन करेंगे तभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चलेगी। अब आप बोल सकते हो कि सर हमने तो कई बार देखा है कि सिग्मा एक्स इक्वल टू -10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर सिग्मा वाई इज इक्वल टू +20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पर तो अकेला मैग्नीट्यूड दे दिया, डायरेक्शन दे दी, प्लेन तो बताया ही नहीं। तो जब सिग्मा दिया हुआ है तो आपको ये पता है ना कि उसी प्लेन के ऊपर एक्ट कर रहा है जिस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो कई बार सिग्मा एक्स एक्स को हम सिग्मा एक्स भी लिख लेते हैं इजी के लिए। सो लेट अस राइट डाउन। इट इज डिफाइंड एज द फिजिकल क्वांटिटी which requires magnitude, plane and direction to define them completely. एग्जाम्पल में आप लिखो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। सो बोथ ऑफ दीज आर टेंसर क्वांटिटीज। जाने से पहले आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, और हर क्लास के बाद अब मैं उस क्लास से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस भी पूछा करूंगा क्विज के फॉर्म में। तो हर क्लास जो भी आप अटेंड करोगे उसके बाद इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जाना, और जैसे 8 बजे हम क्लास अपलोड कर देते हैं जनरली ना, 8 बजे के आसपास हमारी क्लास आ जाती है। 10 बजे के आसपास आपको क्वेश्चंस मिलेंगे इस टेलीग्राम चैनल पे। तो आप 8 बजे की क्लास अटेंड करो और फिर देख लो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके कि आपको क्लास में कितना समझ में आया।